नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं अपनी कृतिका पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर 3 पाठ 3 यानी कि पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक जो था हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था और हमने उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया था और साथ ही उससे जुड़े प्रश्न उत्तर भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम यहाँ पर जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर 3 कृतिका पाठ्य पुस्तिका का। तो चैप्टर 3 जो है उसमें हमने चैप्टर का नाम है साना साना हाथ जोड़ी और ये मधु कंकड़िया जी द्वारा लिखा गया पाठ है जो उन्होंने सिक्किम की जो यात्रा है उस यात्रा के दौरान उनके जो भी अनुभव हुए यानी कि एक यात्रा वृतांत के तौर पर उन्होंने इस चैप्टर को लिखा है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। जब आप पाठ को सुनेंगे, जब आप पाठ को पढ़ेंगे तो आप एक तरह से जो अपनी इमेजिनेशन पावर है, अपनी कल्पना शक्ति है, अगर आप उसको खुला रखेंगे, आप उसको अपनी कल्पना को इमेजिन करके अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा आप खुद भी लेखिका के साथ यात्रा कर रहे हैं सिक्किम की। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर, बहुत ही प्यारा हमारा ये चैप्टर है। शुरू करते हैं हम अपने इस चैप्टर को। सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी पाठ्य पुस्तिका यानी कि जो आपकी कृतिका पाठ्य पुस्तिका है उसी से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब हम सारांश पढ़ते हैं तो काफ़ी सारी जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो छूट जाती हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पर पाठ का अभी पूरा चैप्टर रीड करना है, बाद में हम एक बार सार पढ़ के उसके बाद चैप्टर से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखिका शुरू करती है अपने यात्रा से जुड़े अनुभवों को लिखना। कहती हैं, मैंने हैरान होकर देखा, मैंने हैरान होकर देखा जैसे आसमान उल्टा पड़ा था। और उन्होंने बिल्कुल आश्चर्य से देखा, ऐसा लग रहा था कि आसमान उल्टा हो गया है, यानी कि आसमान जो ऊपर है वो नीचे आ गया है। रात का समय है और आप जब रात के समय आकाश की तरफ देखते हैं तो आपको बहुत हजारों अनगिनत तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो लेखिका जब वहां पर पहुंची तो उन्होंने जब देखा, एकदम नीचे की तरफ देखा, तो ऐसा लगा आसमान नीचे उल्टा पड़ा है, यानी कि ऊपर का आसमान नीचे आ गया है और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे हैं और जितने भी आकाश में तारे हैं वो नीचे जमीन पर बिखर चुके हैं और तारे टिमटिमा रहे हैं। ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे, रोशनियों की एक झालर सी बनी है। अब जहां पर उनकी गाड़ी जब ढलान में उतर रही है तो वहां पर जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वहां की, वो ऐसा लग रहा है जैसे ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे, ऐसा लग रहा है सितारों के गुच्छे रोशनी की झालर सी एक बनी हुई है, क्योंकि वहां की जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो रोशनी की झालर लग रही है। एक तरह से जहां से पहाड़ इस तरह से ढलान में है, वहां के जो पूरे घर हैं वो तारों से टिमटिमा रहे हैं। वहां की जो वहां की लाइट्स जली हुई है तो वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे झालर, जैसे दिवाली के समय में हम अपने घर को सजाते हैं ना, तो झालर लटकी हुई रहती हैं लड़ियों की, तो बिल्कुल उसी तरह से लग रही है वो ढलान, जैसे कि वहां पर लड़ियों की झालर लगी हो। वह क्या था? अब लेखिका कहती हैं कि वह क्या था? वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। अब देखिए चैप्टर आपका इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इतना महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से कि आप इसको बिल्कुल एक एक पंक्ति को आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, समझना है, क्योंकि यहीं पे से इतने पोर्शन से आपके 2 प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। तो इसीलिए आप इसको ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। तो ये जो जगमगाता हुआ शहर था ये गैंगटॉक शहर था और इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत कश बादशाहों का वह शहर था। मेहनत कश बादशाहों का शहर। तो पहला प्रश्न बनता है कि गैंगटॉक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। और दूसरा,
यहाँ पर जो एक तरह से गैंगटॉक, जब लेखिका गैंगटॉक में पहुंची तो वहां का दृश्य कैसा था, 2 प्रश्न देखिए केवल छोटे से पैराग्राफ में। तो इसीलिए एक एक पंक्ति को ध्यानपूर्वक सुनिए। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल, इतिहास और वर्तमान, जहां पर इतिहास छूट रहा है, वर्तमान जुड़ रहा है, ऐसे संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का शहर, जिसका सब कुछ सुंदर था, जिसका सब कुछ सुंदर था। वहां की सुबह सुंदर थी, वहां की शामें सुंदर थी, वहां की रातें सुंदर थी। सम्मोहन जगा रही थी, सम्मोहन जगा रही थी अर्थात हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, हमें अपने आकर्षण में ले रही थी, हमें एक तरह से। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात, लेखिका कहती हैं, वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मेरे अंदर सम्मोहन जगा रही थी, कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। यानी कि ऐसे जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था और अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, लेखिका कहती हैं कि ऐसे जादू भरे क्षणों में, यानी कि लेखिका का अब सब कुछ, तन, मन, ध्यान, जड़, चेतन, सब कुछ उसी चीज को न्यौछावर हो गया था। और वो कहती हैं कि मैं एक तरह से सब कुछ मेरा स्थगित हो चुका था, यानी कि अंदर माइंड में कुछ चल नहीं रहा था, सारी चीजें बस वही नोटिस करती जा रही थी, वही सुंदरता निहार रही थी, वही शहर को देख रही थी। और कहती हैं मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था, कोई मीनिंग नहीं था, बिल्कुल मैं स्पीचलेस थी। मेरी चेतना मेरे आसपास, बिल्कुल मुझे फील नहीं हो रहा था कि मेरे आसपास क्या है। वो सुंदरता इतनी ज्यादा प्यारी थी, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था। और थी और थी अतिद्रियता, अतीन्द्रियता, यानी कि इंद्रियों से परे, इंद्रियों से परे मैं डूबी रोशनी की वह जादुई झालर, इंद्रियों से परे जो एक तरह से सुंदरता है, मैं डूबी रोशनी की वह जादुई झालर, उसको वो देख रही थी। धीरे धीरे एक उजास, धीरे धीरे एक उजास, यानी कि उजाला या प्रकाश, उजाला या प्रकाश उस शून्य से फूटने लगा। यानी कि उस शून्य से, जो एकदम अंधेरा था, शांत था, उस शून्य से एक प्रकाश हल्का सा फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। धीरे धीरे एक प्रकाश फूटने लगा और एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। प्रार्थना थी, साना साना हाथ जोड़ी गर्दहू प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कौशली। यानी कि छोटे छोटे हाथों को जोड़कर मैं प्रार्थना कर रही हूँ। इसका मीनिंग है, साना साना हाथ जोड़ी गर्दहू प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कौशली। यानी कि छोटे छोटे हाथों को जोड़कर मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन आपकी अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। लेखिका कहती हैं कि ये जो प्रार्थना के बोल थे, ये मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। जो सिक्किम है वहां पर ज्यादातर जो लोग हैं वो नेपाली हैं। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था। लेखिका कहती हैं सुबह के समय हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आंख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। सुबह जब वहां से, लेखिका कहती है, उन्हें युमथांग की तरफ जाना था, और लेकिन आंख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देता है। कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला जो है, वहां के लोगों ने बताया था कि अगर मौसम साफ हो तो आपकी घर की बालकनी से भी कंचनजंगा पर्वत जो है वो दिखाई देता है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है कंचनजंगा, यानी कि हिमालय की जो सबसे तीसरी बड़ी चोटी वो है कंचनजंगा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था।
क्योंकि मौसम साफ था लेकिन फिर भी आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका हुआ था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। लेखिका कहती हैं पिछले वर्ष की तरह बादलों के जो कपाट थे वो भी ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे, यानी कि बादल दिखाई तो दिए लेकिन बरसे नहीं। तो इस तरह से कंचनजंघा न दिखनी थी और न दिखी, पर सामने ही रकम रकम जो यहाँ वहाँ की यानी कि वहाँ की जो भाषा है उसमें कहते हैं तरह तरह के, यानी कि सामने ही रकम रकम के यानी कि तरह तरह के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े। लेखिका कहती हैं कि मुझे ऐसा लगा कि मैं फूलों के बाग में आ गई हूँ, फूलों के बगीचे में आ गई हूँ। बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। गैंगटॉक जो शहर है वहां से लगभग 150 किलोमीटर दूरी पर युमथांग जो शहर था। युमथांग यानी कि घाटियां, युमथांग का अर्थ है घाटियां। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी आपको। तो ये लेखिका जो जा रही थी जब उनके साथ जो ड्राइवर कम गाइड जितेन, यानी कि वो ड्राइवर भी था और गाइड भी था। तो जितेन उसका नाम था। उसने बताया कि आपको गैंगटॉक से निकलकर युमथांग वाला जो रास्ता है वहां पर आपको पूरे रास्ते घाटियां ही घाटियां मिलेंगी, हिमालय की गहनतम घाटियां होंगी, फूलों से लदी हुई वादियां होंगी। और इस तरह से लेखिका को ये सब बता रहा था ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे। और लेखिका कहती है उन्होंने पूछा क्या यहाँ बर्फ मिलेगी। लेखिका कहती हैं उन्होंने बचकाने तरीके से, जैसे बच्चे कहते हैं ना उत्साह पूर्वक पूछते हैं कि क्या यहाँ बर्फ मिलेगी। बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं बर्फ में खेलने के लिए। तो उन्होंने कहा, जितेन ने, चलिए तो। जगह जगह गर्दाए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे। एक जगह दिखाई दी तो लेखिका कहती हैं कि बहुत सारी ऐसे रास्ते वहां पर थे, धूपी के, पाइन के, नुकीले पेड़। पहाड़ों पर किस तरह के पेड़ होते हैं, पहाड़ों पर इस तरह के पेड़ होते हैं ताकि उन पर जो है बर्फ जो है टिक ना पाए, ठीक है ना। तो इस तरह के जगह जगह पर पेड़ उनको वहां पर दिखाई दिए। और लेखिका कहती है कि एक जगह दिखाई दी कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं। अब जब वो उस रास्ते पर युमथांग के रास्ते के लिए निकली थी वहां पर उन्हें एक जगह कतार में लगी हुई सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं दिखी, किसी ध्वज की तरह लहराती हुई। और ऐसा लग रहा था कि कोई ध्वज वहां पर लहराया गया हो। शांति और अहिंसा का प्रतीक, शांति और अहिंसा का प्रतीक ये पताकाएं जिन पर कुछ मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे यानी कि जतिन जो है ड्राइवर कम गाइड, उसने बताया कि यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है, यानी कि भगवान बुद्ध को यहाँ पर ज्यादा लोग मानते हैं, भगवान बुद्ध की यहाँ पर मान्यता है। और जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, ध्यान रखिएगा बच्चों, व्हाइट कलर की मंत्रों से लिखी हुई पताकाएं कब लगाई जाती हैं, जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है उसकी आत्मा की शांति के लिए, क्योंकि ये शांति और अहिंसा का प्रतीक होती हैं, तो उसकी आत्मा की शांति के लिए दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। यानी कि जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए दूर, शहर से दूर किसी जगह पर, किसी शांत, किसी पवित्र स्थान पर ये सफेद पताकाएं उसकी आत्मा की शांति के लिए फहरा दी जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता। यहाँ पर
जितेन बताता है कि इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। यानी कि फिर लगाने के बाद उन्हें हटाया नहीं जाता, कुछ समय बाद वो धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं। लेखिका को जो उनका गाइड है जितेन, वो बहुत सारी बातें बता रहा है कि कई बार जब किसी के घर में कोई शुभ कार्य होता है, मांगलिक कार्य होता है, उस पर भी ये पताकाएं लगाई जाती हैं, लेकिन वे पताकाएं रंगीन होती हैं। यानी कि जब शुभ कार्य के लिए जो पताकाएं लगाई जाती हैं वो रंगीन होती है, कलरफुल होती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नजर उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। लेखिका कहती हैं कि नार्गे जो है ये सब बातें बताता जा रहा था, किंतु मेरी नजर उसकी जीप पर लगी हुई दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों में भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीरें देखी है। आपने देखा है कि देखिए हमारा देश जो भारत है, यहाँ पर विभिन्न संस्कृति, विभिन्न सभ्यता, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। तो जिस तरह से जो हिंदू धर्म का व्यक्ति होगा, वो चाहे अपनी गाड़ी पर हो, या अपने घर पर हो, या अपनी दुकान में हो, या अपने ऑफिस में हो, वो भगवान की मूर्तियां रखना पसंद करता है, भगवान की मूर्तियां रखता है। इसी तरह से जो सिख लोग होते हैं वो गुरु जी की तस्वीर, गुरु जी की मूर्ति, गुरु जी का फोटो लगाना पसंद करते हैं। इसी तरह से अलग अलग जो हमारे देश में, क्योंकि देखिए हमारा जो देश है वो बहुत ही ज़्यादा संस्कृति सभ्यताओं वाला देश है। यहाँ पर अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जाति धर्मों के लोग जो है एक साथ रहते हैं, अपने सभी के धर्मों को स्वीकार करते हुए। तो यहाँ पर बौद्ध जो एक तरह से धर्म गुरु हैं दलाई लामा जी, उनके लिए यहाँ पर कहा गया है कि वहाँ पर लेखिका कहती है कि उसकी जीप पर भी ये इस तरह की एक फोटो लगी थी। और लेखिका कहती हैं कि वहाँ की जो दुकानें हैं उन पर भी मैंने देखा कि कई जगह इस तरह दलाई लामा की तस्वीर लगी हुई थी। अब लेखिका कहती हैं, हिचकोले खाती हुई हमारी जीप थोड़ी सी आगे बढ़ी। हिचकोले खाती हुई क्यों कह रही हैं? क्योंकि पहाड़ी जगह है और बहुत सारी पहाड़ी जगहों पर जो रोड होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा। अब लेखिका कहती है कि क्योंकि वो गाइड भी है तो उसका काम है हर एक चीज़ की जानकारी देना। लेखिका कहती हैं कि हमारी जीप हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ी और जितेन अपनी लुभावनी हंसी को बिखेरते हुए हमें बताने लगा, यह जगह है कीवी लॉन्गस्टॉक, यह जगह है कवि लॉन्गस्टॉक, यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी, यहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो लेखिका को बताते हैं कि यहाँ पर इस मूवी की शूटिंग भी हुई थी। तिब्बत के चीज खे बमसन ने लेप्चाओं के शोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र भी यहीं पर हस्ताक्षर किए थे। देखिए नाम थोड़ा सा अजीब से है, लेकिन क्योंकि ये तिब्बत से जुड़े हुए नाम हैं। चीज खे बिम्सन ने लेप्चाओं, जो वहाँ की जनजाति है लेप्चा, उनसे शोमेन के कुंजतेक के साथ, सोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र, जो एक संधि पत्र होता है वो इसी जगह पर हस्ताक्षर किए थे। और एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है, और उसको एक स्मारक के रूप में एक पत्थर वहाँ पर रख दिया गया है। और लेप्चा और भूटिया सिक्किम, इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चल रहे सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल। जो ये जो स्मारक है वो किस चीज का यहाँ पर बनाया गया है, वो है लेप्चा जो यहाँ पर जाती थी, और साथ ही जो भूटिया जो जाति थी सिक्किम में, इन दोनों स्थानीय जातियों का जो आपस में जो सुदीर्घ यानी कि बहुत पुराने जो झगड़े चल रहे थे, उनके बाद
शांति वार्ता का शुरुआती स्थल यहीं पर था, यानी कि यहीं से उनकी शांति वार्ता स्टार्ट हुई थी। तो इसीलिए एक पत्थर वहां पर रखा है स्मारक के तौर पर। अब लेखिका यहाँ पर देखती है रास्ते में, उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा, लेखिका बताती है कि उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ एक चक्र। एक कुटिया थी रास्ते में और उस कुटिया के भीतर एक चक्र जो है घूम रहा था। यह क्या है? लेखिका कहती है कि उन्होंने पूछा यह क्या है? तो नार्गे कहने लगा, मैडम यह धर्म चक्र है। नार्गे ने बताया कि मैडम यह धर्म चक्र है, इसे प्रेयर व्हील भी कहते हैं, इसे प्रेयर व्हील भी कहते हैं। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर लेखिका कहती है क्या, चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी है। यानी कि चाहे मैदान हो चाहे पहाड़ हो, इतनी सारी वैज्ञानिक प्रगतियों के बाद भी आज हमारे देश की आत्मा जो है एक है। यानी कि चाहे वो पहाड़ों पर रहने वाले लोग हों, चाहे वो शहरों में रहने वाले लोग हों, सब अंदर से एक ईश्वर को मानते हैं, एक परमात्मा को मानते हैं, एक प्रकार की शक्ति पर विश्वास करते हैं। तो लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं सब एक जैसी है। हमारे देश में जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों की आस्थाएं, उनके विश्वास, उनका अंधविश्वास, उनके पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं सब एक जैसी है। यानी कि जब लेखिका को यहाँ पर जो उनका गाइड था उसने बताया कि ये धर्म चक्र है, इसे प्रेयर व्हील भी कहते हैं और इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। अब लेखिका कहती है कि रफ्ता रफ्ता, रफ्ता रफ्ता अर्थात धीरे धीरे, रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगे, क्योंकि उन्हें कहाँ जाना था, उन्हें युमथांग जाना था, और जो कि वहां से 150 किलोमीटर दूर था गैंगटॉक से। तो अब लेखिका कहती है हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगे, और बाजार, लोग और बस्तियां अब धीरे धीरे पीछे छूटने लगी। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बौने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। अब धीरे धीरे जो है, क्योंकि उनकी जो यात्रा है वो आगे बढ़ रही है और धीरे धीरे अब वो मैदानों से पहाड़ की ऊंचाइयों पर चढ़ रहे हैं। तो वहां पर से धीरे धीरे जो लोग हैं वो क्या हो रहे हैं, वो धीरे धीरे एक तरह से पीछे छूटते जा रहे हैं। जैसे वहां पर रास्ते में चलते चलती जो महिलाएं हैं जो स्वेटर बुन रही हैं वो अब धीरे धीरे पीछे छूट रही है, और जो पुरुष हैं जिन्होंने पीठ पर एक तरह से भारी भरकम जो अपना कार्टून ढो रहे हैं, जो सामान ढो रहे हैं, वो धीरे धीरे पीछे छूट रहे हैं। और अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अब उन्होंने यात्रा आगे बढ़ाई है और इस तरह से जो धीरे धीरे मैदानी क्षेत्र है, लोग हैं, घर हैं, एक तरह से दुकानें हैं, वो सब पीछे छूट रही हैं। और अब ये जैसे ताश के पत्ते बिखरे होते हैं, इस तरह से छोटे छोटे घर नीचे जो एक तरह से घाटी है उसमें दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए काफ़ी कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर अभी तक पढ़ ली अपने चैप्टर में, और अभी तक ने आपने देखा चैप्टर बहुत ही ज़्यादा हमारा इंटरेस्टिंग है, और इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। जो भी यहाँ पर पढ़ा है उसको घर पर एक बार रिवाइज कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।